भारत में महिला सशक्तिकरण का इतिहास बहुत पुराना है। आज के समय में जहां फेमिनिज्म के नाम से महिलाओं के लिए कार्य करना एक फैशन बन गया है, तब वास्तविक रूप में भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण और उनके लिए कार्य करने वालों में शिरमौर ऐसा एक व्यक्तित्व है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। उनके इस क्षेत्र में किए कार्य और उनको उतना याद नहीं किया जाता जितना उन्हें करना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किए महिला सशक्तिकरण के कार्यों के बारे में। आप देवेंस वॉइस सुन रहे हैं। यह ऐसा चैनल है जहां पर आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार, तथ्य, सत्य और संदर्भ के साथ बताया जाता है। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और आप अगर कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। बात है वर्ष 1913 की। 1913 में न्यूयॉर्क में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान एक भाषण देते समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, कर्म नहीं देते। माँ बच्चों के जीवन को उन्नत मोड़ दे सकती है। यह बात कर अपने मन में अंकित कर, यदि हम लोग अपने लड़कों के साथ अपनी लड़कियों को भी शिक्षित करें तो हमारे समाज की उन्नति और गतिशील होगी। डॉक्टर बाबा साहब की यह बात आज अक्षरशः सत्य साबित हो रही है। आप हमारी YouTube चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट अवश्य कीजिएगा। दूरदर्शी थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ऐसे ही अपने विचारों को दर्शाते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पिताजी के मित्र को अमेरिका में पढ़ाई के दौरान लिखे पत्र में लिखा था, बहुत जल्द भारत अपनी प्रगति की दिशा स्वयं तय करेगा, लेकिन इस चुनौती को पूरा करने से पहले हमें भारतीय महिलाओं की शिक्षा की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने होंगे। हमारा यह वीडियो अंत तक देखिएगा और कमेंट अवश्य कीजिएगा। यह दर्शाता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने विद्यार्थी काल से ही महिला सशक्तिकरण के विषय में अत्यंत गंभीरता से विचार करते थे। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका जैसे विकसित देश में महिलाओं के लिए पेड मैटरनिटी लीव 1993 में फैमिली एंड मेडिकल लीव एक्ट के जरिए मिली, जबकि भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 नवंबर 1938 के दिन बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं की समस्या को उठाया। इसी दौरान उन्होंने प्रसूति के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता जताई और 1942 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मैटरनिटी बेनिफिट बिल लाए। उसके बाद एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के जरिए 1948 में महिलाओं को पेड मैटरनिटी लीव की सुविधा मिल गई। अब बात करते हैं महिलाओं को मताधिकार देने की बात। ऐसा ही एक विकसित देश है स्विट्जरलैंड, जिसमें महिलाओं को मताधिकार 1971 में मिल पाया, जबकि भारतीय संविधान के शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के द्वारा ही महिलाओं को मताधिकार दिलवा दिया था और भारत में लैंगिक असमानता को निर्मूल करके पुरुष के समकक्ष अधिकार महिलाओं को भी दिए। संविधान कहता है, किसी भी महिला को केवल महिला होने के कारण किसी भी अवसर से वंचित नहीं रखा जाएगा और लिंग के आधार पर ना ही उसके साथ कोई भेदभाव किया जा सकता है। 19 जुलाई 1927 के दिन महिलाओं की एक संगोष्ठी में करीब 3000 महिलाओं के सामने अपने भाषण में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही आवश्यक है जितनी कि पुरुषों के लिए। यदि आपको पढ़ना लिखना आता है तो समाज में आपका उद्धार संभव है। एक पिता का सबसे पहला काम अपने घर में महिलाओं को शिक्षा से वंचित न रखने के संबंध में होना चाहिए। शादी के बाद महिलाएं स्वयं को गुलाम की तरह अनुभव करती हैं। यदि महिलाएं भी शिक्षित हो जाएं तो उन्हें ऐसा अनुभव कभी नहीं होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समान अधिकारों के पक्षधर थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि भारत में बसे सभी धर्मों की महिलाओं को और सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हों और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास किया, परंतु कुछ धर्मांध नेताओं के कारण वह नहीं हो पाया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 23 नवंबर 1948 के दिन ड्राफ्टिंग कमेटी में समान नागरिक संहिता का विषय रखा।
उस समय यह आर्टिकल 35 के रूप में था, जिसे बाद में संविधान के चौथे खंड में 44वें अनुच्छेद के रूप में स्वीकार किया गया, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से यह नहीं समझता कि धर्म को इतना विशाल विस्तृत क्षेत्राधिकार क्यों दिया जाना चाहिए, ताकि पूरे जीवन को कवर किया जा सके और विधायिका को उस क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोका जा सके। आखिर हमें यह स्वतंत्रता किस लिए मिल रही है? हमारे पास यह स्वतंत्रता हमारी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए है, जो इतनी असमानताओं से भरी है, इतनी असमानताओं भेदभावों से भरी हैं, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करती हैं। इसलिए किसी के लिए यह कल्पना करना बिल्कुल असंभव है कि पर्सनल लॉ को राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।